नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एलाइट जीएस पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लूसेंट सामान्य ज्ञान का भूगोल। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए इसके सबसे बुनियादी हिस्से से शुरुआत करते हैं, भारत की स्थिति और उसका विस्तार। बिल्कुल। आइए कल्पना करें एक विशाल ग्लोब की। इस ग्लोब को देखने पर स्पष्ट होता है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, हाँ। अब अगर हम इसके सटीक अक्षांशों की बात करें तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैली हुई है। और अगर हम इसे पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही रोचक पहलू सामने आता है। अगर हम मुख्य भूमि से थोड़ा दूर जाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल कर लें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार और भी नीचे से शुरू हो जाता है। हाँ, यानी 6 डिग्री 45 मिनट से ही शुरू हो जाता है। अगर हम इन नंबरों को थोड़ा आसान भाषा में समझे ना, और इनके पीछे के क्यों पर गौर करें, तो इनका महत्व और भी गहरा हो जाता है। कैसे? ये अक्षांश और देशांतर सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के कोऑर्डिनेट नहीं है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की वजह से भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की एक विशाल दूरी तय करता है। बहुत बड़ी दूरी है ये। और ये दूरी इतनी बड़ी है कि ये पूरे देश को जलवायु के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। हाँ, जिसके कारण भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, यानी ट्रॉपिकल जोन, वो इलाका जहां आपको साल भर अच्छी खासी गर्मी और उमस का एहसास होता है। और वहीं दूसरी ओर कर्क रेखा के ऊपर का उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है, जिसे हम कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, जहां मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते हैं, जैसे सर्दियां और गर्मियां। एक ही देश की सीमाओं के भीतर जलवायु की इतनी बड़ी विविधता होना इसी विशाल विस्तार का सीधा परिणाम है। और अगर हम इस विशालता को क्षेत्रफल के नजरिए से देखने की कोशिश करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जी। अब ये आंकड़ा सुनने में शायद सिर्फ एक बड़ी संख्या लगे, लेकिन अगर हम इसकी तुलना पूरी दुनिया से करें तो ये पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। दुनिया भर की जमीन का लगभग 2.5%। सही कहा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े सिर्फ 6 ही देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो स्रोत सामग्री के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर भारत विश्व की 17.5% आबादी का घर है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। ये एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली विषमता है। बिल्कुल। इस तथ्य पर थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.5% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन दुनिया की लगभग 17.5% आबादी इसी जमीन पर रहती है। ये अनुपात अपने आप में भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव की बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका सीधा मतलब है कि जमीन के हर एक टुकड़े और पानी की हर एक बूंद का यहाँ कितना अधिक महत्व है। संसाधनों का ये गणित वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अब अगर हम इस विशाल देश में एक और महत्वपूर्ण चीज के प्रबंधन की बात करें तो वो है समय। हाँ, इतने चौड़े देश में समय को साधना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल। आइए भारतीय मानक समय रेखा पर नजर डालते हैं। पूरे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हाँ। और अगर हम वैश्विक समय से इसकी तुलना करें तो ये ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर अपना सफर तय करती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समय रेखा की इस चर्चा में एक ऐसा तथ्य है जो शायद भूगोल की सबसे हैरान करने वाली जानकारियों में से एक है। वो क्या? हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, 8 राज्य। अब जरा सोचिए, एक रेखा जो भारत के मौसम और जलवायु को 2 हिस्सों में बांट रही है, यानी कर्क रेखा, और दूसरी रेखा जो पूरे देश की घड़ियों का समय तय कर रही है, यानी मानक समय रेखा। हाँ। ये दोनों रेखाएं बघेलखंड के पठार पर आकर एक दूसरे को काटती हैं। अरे वहाँ!
ये जानकारी किसी भी नक्शे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। एक ही भौगोलिक बिंदु पर मौसम और समय का ये चौराहा बनना अपने आप में बेहद दुर्लभ संगम है। ये वाकई एक ऐसा पल है जो दिमाग की बत्ती जला देता है। मतलब अगर आप उस सटीक बिंदु पर खड़े हैं तो आप भारत के समय और जलवायु के बिल्कुल केंद्र में खड़े हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमारी स्रोत सामग्री एक और दिलचस्प तथ्य साझा करती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा यानी मैग्नेटिक इक्वेटर दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। विज्ञान और भूगोल का एक शानदार मेल। और जहां तक समय तय करने की अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात है, विश्व के देशों ने आपसी सहमति से ये तय किया है कि मानक समय हमेशा 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक यानी मल्टीपल पर ही चुना जाएगा। यही कारण है कि हमारा समय 82.5 डिग्री पर आधारित है। एकदम सही। अब जब हम इन रेखाओं की बात करते हैं तो यही रेखाएं अंततः उन सीमाओं का रूप ले लेती हैं जो हमें हमारे पड़ोसियों से अलग करती हैं। चलिए अब सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम समुद्री तटरेखा की बात करें तो ये 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। हालांकि अगर हम द्वीपों को छोड़ दें और केवल मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई देखें तो वो 6,100 किलोमीटर है। तटरेखा की बात हो और राज्यों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इनमें से एक दिलचस्प बात यह है कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है जो 1,663 किलोमीटर लंबी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी क्यों है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गुजरात का तट बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे घुमाव, क्रीक्स और खाड़ियां हैं। हाँ, वही घुमावदार संरचना उसकी कुल लंबाई को इतना बढ़ा देती है। अब अगर हम समुद्री सीमाओं से जमीन की सीमाओं की ओर आएं और इन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को इतिहास के चश्मे से देखें तो ये केवल जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, ये ऐतिहासिक उथल-पुथल का सीधा परिणाम है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रैडक्लिफ रेखा। यह सीमा रेखा 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, जिन्होंने शायद ही कभी उस जमीन की हकीकत देखी थी जिसे वे बांट रहे थे। इस पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। राजस्थान, जिसकी सीमा का 1,170 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान से लगता है, गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम पूर्व की ओर देखें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। इसे 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था और इसे 3 अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है। इतिहास की किताबों में डुरंड रेखा का भी बहुत जिक्र आता है, जो मूल रूप से 1896 में निर्धारित की गई थी। हालांकि आज की तारीख में ये रेखा मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन इन इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम रेखाओं के अलावा प्रकृति ने भी अपनी खुद की कुछ सीमाएं तय की हैं। हाँ, जिन्हें किसी कागज पर नहीं खींचा गया। जैसे भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली काली नदी, जो एक बिल्कुल स्पष्ट और प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसी तरह पूर्वोत्तर में पटकाई की पहाड़ियां एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है और भारत को म्यांमार से अलग करती है। प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाओं का यह संयोजन भू राजनीति का एक बहुत ही गहरा पहलू है। भारत के कई राज्यों की भौगोलिक स्थिति भी उनके रणनीतिक महत्व को पूरी तरह से बदल देती है। जरा त्रिपुरा के बारे में सोचिए। यह राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और केवल अपने उत्तर पूर्व के एक छोटे से हिस्से से असम और मिजोरम के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। या फिर सिक्किम को ही ले लीजिए, एक छोटा सा राज्य, लेकिन इसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन 3 अलग-अलग देशों से जा टकराती हैं। अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी लगभग ऐसी ही जटिल है। इसके पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन। यहाँ श्रोताओं के लिए यह जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य बांग्लादेश से नहीं मिलते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। उदाहरण के तौर पर नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की कोई भी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं होती। और जब सीमाओं और राज्यों की इतनी चर्चा हो ही रही है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र करना तो लाजमी है। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। यह कुल 8 राज्यों के साथ अपनी जमीन साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। ये सच में भारत के भीतर एक भौगोलिक चौराहा होने जैसा है। बिल्कुल। और अगर हम पूरे उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सम्मिलित माने जाते हैं। जमीन की इन उलझी हुई सीमाओं को समझने के बाद अगर हम जमीन से आगे बढ़कर समुद्र की ओर देखें तो वहां भी एक पूरी व्यवस्था काम करती है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार तट से 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है। इस सीमा के भीतर समुद्र के पानी और उसके नीचे के संसाधनों पर देश का पूरा अधिकार होता है। समुद्र की बात आते ही एक विषय ऐसा है जिसने शुरू से ही मेरी उत्सुकता को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, और वो है राम सेतु। राम सेतु। नक्शे पर यह सिर्फ एक पतली सी लकीर दिखता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर आदम का पुल या एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भौगोलिक और भूवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से एक बेहद खास संरचना है। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये पाक जलडमरू मध्य, जिसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, वहां स्थित है। जलडमरू मध्य आसान भाषा में समुद्र का वो संकरा हिस्सा होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और दो भूभागों को अलग करता है। राम सेतु असल में भारत में रामेश्वरम के निकट स्थित धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई एक रेखा है। और ये कोई आम पत्थर का पुल नहीं है, ये प्रवाल द्वीप या कहें कि कोरल आइलैंड की एक श्रृंखला है। कोरल यानी छोटे समुद्री जीवों के खोल से बना एक प्राकृतिक और कठोर ढांचा। दक्षिण की तरफ श्रीलंका भारत से इसी पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और एक बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश मालदीव नहीं बल्कि इंडोनेशिया है, जो हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। पड़ोसी देशों की इस कड़ी में श्रीलंका से जुड़ा एक और भौगोलिक तथ्य है। जाफना, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और जहां पॉइंट पेड्रो स्थित है, वो श्रीलंका की मुख्य भूमि से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। अब अगर हम भारत के बिल्कुल छोरों की बात करें, यानी हमारे देश की सीमाएं चारों दिशाओं में कहाँ जाकर खत्म होती हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये मुख्य भूमि पर नहीं बल्कि वृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भूमध्य रेखा से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है। इस जगह का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था। इसी तरह अगर हम उत्तर की तरफ सबसे आखिरी बिंदु खोजें तो वो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित इंदिरा कोल है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो गुजरात का सरक्रीक है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है। इन चरम बिंदुओं के साथ साथ कन्याकुमारी का भी विशेष रूप से उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ, मुख्य भूमि के इस सबसे दक्षिणी छोर पर एक ऐसा दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है जहां 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट एक साथ आकर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। 3 अलग-अलग जल राशियों का ऐसा संगम बहुत ही कम देखने को मिलता है। खैर, समुद्र के इन गहरे पानी से निकलकर अब हम वापस उन गगनचुंबी ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं जिन्होंने भारत के उत्तरी हिस्से को एक किले की तरह सुरक्षित रखा है। लेकिन इस अभेद्य किले में भी इंसानों ने कुछ रास्ते खोज निकाले थे। आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले ये प्राकृतिक रास्ते किसी भौगोलिक अजूबे से कम नहीं है। इन दर्रों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल 2 पहाड़ों के बीच छूट गए खालिस्तान नहीं है। इनका एक बहुत गहरा भूवैज्ञानिक इतिहास है। इनमें से ज्यादातर दर्रों का निर्माण रातों रात नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। इन्हें सदियों से बहती आ रही नदियों ने अपनी अथक मेहनत और बहाव से चट्टानों को काट काट कर तराशा है। अगर हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो कश्मीर का जोजिला दर्रा सिंधु नदी के लगातार बहाव द्वारा बनाया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का शिप्टीला दर्रा सतलुज नदी द्वारा और सिक्किम का जाइलेपला दर्रा तिस्ता नदी द्वारा बनाया गया है। नदियां और ये दर्रे एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि अक्सर नदियां इन्हीं दर्रों के सहारे अपना रास्ता बदलती हैं। उदाहरण के लिए विशाल ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे के बिल्कुल पास से ही भारत में प्रवेश करती है। इन दर्रों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जरा सोचिए, ये समुद्र तल से 5624 मीटर की ऊंचाई पर है और इसी दुर्गम रास्ते से चीन को जाने वाली एक सड़क भी गुजरती है। काराकोरम रेंज अपने आप में सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच एक बहुत बड़े जल विभाजक का काम करती है। स्रोत सामग्री ये भी बताती है कि यहाँ का जो ग्लेशियर है वो लगभग 70 किलोमीटर लंबा है। धरती पर
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है और शायद इसीलिए इस पूरे इलाके को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इतनी चरम ऊंचाइयों से अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आएं तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये दर्रे अलग अलग घाटियों और संस्कृतियों को जोड़ने का काम करते हैं। रोहतांग दर्रा, जिसका एक पुराना नाम भृगु तुंग भी था, बेहद खूबसूरत कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों के साथ जोड़ता है। आज ये मनाली और लेह को सड़क मार्ग से मिलाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बनिहाल दर्रा भी है, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का प्रमुख मार्ग जोड़ता है। इसी दर्रे के भीतर से प्रसिद्ध जवाहर सुरंग गुजरती है। दिलचस्प बात यह है कि इसे देश का सबसे छोटा दर्रा भी माना जाता है। दर्रों की इस सूची में कुछ और नाम भी बहुत अहम हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, और बाड़ालाचा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश को सीधे लद्दाख से मिलाता है। पूर्वोत्तर में चलें तो तुजू दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो मणिपुर में स्थित है और भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, सतलज नदी वाला शिपकीला दर्रा, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये सभी दर्रे आज सिर्फ पर्यटन स्थल लग सकते हैं, लेकिन किसी जमाने में ये व्यापार, धर्म और संस्कृति के आदान प्रदान के सबसे बड़े मार्ग हुआ करते थे। बिल्कुल, ये दर्रे हमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाते हैं कि प्रकृति की सबसे कठोर और अभेद्य लगने वाली संरचनाओं के बीच भी हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता छिपा होता है। बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उसके साथ तालमेल बिठाने की। तालमेल बिठाने की बात से ही मुझे स्रोत सामग्री का वो आखिरी हिस्सा याद आ गया। सच कहूं तो मेरी निजी रूप से सबसे पसंदीदा और हैरान कर देने वाली खोज, हमने प्राकृतिक दर्रों की बात की, लेकिन क्या कभी लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ों वाले पुल के बारे में सुना है? ये इंसान द्वारा बनाया गया कोई ऐसा पुल नहीं है जिसमें लोहे, कंक्रीट या सीमेंट का इस्तेमाल हुआ हो। ये जीवित पुल सही मायने में इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व की चरम सीमा है। अगर हम भारत के उत्तर पूर्व में जाएं तो मेघालय के घने और नम जंगलों में पाई जाने वाली खासी जनजाति के लोगों ने नदियों और उफनते नालों को पार करने का एक ऐसा तरीका इजाद किया है जो आज की आधुनिक इंजीनियरिंग को भी पूरी तरह से हैरान कर देता है। वे लोग क्या करते हैं कि रबर ट्री नामक एक खास पौधे की मजबूत जड़ों को एक विशेष दिशा में गाइड करते हैं। वे जड़ों को बांस के ढांचे के सहारे जलधाराओं के आर पार ले जाते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद ये जड़ें आपस में गुथ जाती हैं और एक बेहद मजबूत जीवित पुल में तब्दील हो जाती हैं। स्थानीय खासी भाषा में इस अद्भुत प्राकृतिक संरचना को जिग कंग इरोंग कहा जाता है। जरा इस विचार की गहराई को समझिए। वे किसी निर्जीव पुल का निर्माण नहीं करते, बल्कि वे पीढ़ियों तक मेहनत करके एक पुल को उगाते हैं। आधुनिक पुल समय के साथ बारिश और जंग लगने से कमजोर होते जाते हैं, लेकिन ये पुल एक जीवित पेड़ का हिस्सा है। इसलिए जैसे जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं और समय बीतता है, ये कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर हम इस तकनीक को एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें तो ये इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे का एक ऐसा मॉडल है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। इसमें प्रकृति का कोई दोहन नहीं है। ये उस प्राचीन लेकिन गहरी समझ को दर्शाता है जहां मनुष्य प्रकृति पर हावी होने या उससे लड़ने के बजाय उसकी ताकत को समझकर उसके साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज के इस सफर से भूगोल का एक बिल्कुल नया और जीवंत रूप हमारे सामने आया है। हमने भारत के विशाल अक्षांशों और देशांतरों की दूरियों को समझा। हमने देखा कि कैसे 82.5 डिग्री की वो समय रेखा मिर्जापुर से गुजरते हुए इस पूरे विविध देश को एक समय के धागे में बांधती है। हमने उन लंबी तटरेखाओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विश्लेषण किया जो महज रेखाएं नहीं बल्कि सदियों के इतिहास और भू राजनीति को अपने भीतर समेटे हुए हैं। हमने उन प्राचीन दर्रों की यात्रा की जिन्होंने अभेद्य माने जाने वाले पहाड़ों का सीना चीरकर मानव सभ्यताओं को रास्ता दिया। और अंत में हमने मेघालय के उन जीवित पेड़ों के पुलों को समझा जो इंसान और जंगल की दोस्ती की मिसाल बनकर आज भी सांस ले रहे हैं। ये सब साबित करता है कि भूगोल सिर्फ किसी बंद कमरे में बैठकर रटने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये एक जीवित सांस लेती हुई कहानी है जिसका हर एक हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे मौसम और हमारे भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा वो अंत में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे खासी जनजाति के लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सदियों तक टिकने वाले जीवित पुल उगाए, और कैसे उन प्राचीन दर्रों ने बिना किसी पहाड़ का सीना बम से उड़ाए सभ्यताओं को रास्ता दिया। ये पूरी कहानी हमारे सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक युग में जब हम विकास के नाम पर अपना नया बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं, हर दिन नए एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े कंक्रीट के पुल और पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना रहे हैं, तो क्या हम प्रकृति के साथ उसी समझ और सहअस्तित्व को अपना रहे हैं, या विकास की इस तेज और अंधी होड़ में इन भौगोलिक रेखाओं के बीच हम उस प्रकृति की ही अनदेखी कर रहे हैं जिसने हमें ये जगह दी है?